देखिए, आज देखना है मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई एक मैग्नेटिक डायपोल है, एक शॉर्ट मैग्नेट है या कोई बार मैग्नेट है, उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा। देखिए क्या होगा। एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक डायपोल को, बार मैग्नेट को, शॉर्ट मैग्नेट को इसमें रख दिया गया है। साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक लेंथ का डायरेक्शन होगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बी। दोनों कोई जरूरी नहीं है कि सेम डायरेक्शन में हो, दोनों किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। दोनों का बीच का एंगल है, मान लेते हैं थीटा है। मैग्नेटिक फील्ड और बी क्या है, यह है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एम क्या है, यह है मैग्नेटिक मोमेंट। ट्वेल्व हो गया मैग्नेटिक लेंथ हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक लेंथ हो गया। थीटा क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। एम तो इसका पोलर स्ट्रेंथ है, एम है पोलर स्ट्रेंथ है। तो होता क्या है कि नॉर्थ पोल का जो पोलर स्ट्रेंथ है एम, इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा। चूंकि आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू होता है फोर्स बाय पोलर स्ट्रेंथ, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू बी। और नॉर्थ पोल पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये हो जाएगा एम बी। और साउथ पोल पर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया एम बी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल पर फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एम बी, और साउथ पोल पर फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एम बी। तो यहां F1 और F2 दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। Here F1 and F2 are equal in magnitude, opposite in direction, and have different line of action. क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेट पर दो फोर्स लग रहा है F1 F2, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। यदि लाइन ऑफ एक्शन सेम रहता दोनों का, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देता, कैंसिल कर देता, नेग्लेक्ट कर देता। लेकिन यहां चूंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसलिए ये क्या करता है, बैलेंस नहीं कर करके एक कपल का निर्माण करता है।
Here F1 and F2 are equal in magnitude, opposite in direction, and have different line of action. So they form a couple. एक कपल का निर्माण करेगा and produce rotatory motion. Produce rotatory motion in magnet. मैग्नेट में रोटेटरी मोशन होगा, मतलब कोई मैग्नेट को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेट में रोटेटरी मोशन होगा, रोटेशन होगा। तो जब रोटेशन होगा तो यहां तीन चीज देखना है आपको। एक है टॉर्क का वैल्यू निकालना है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है रोटेशन के कारण, और तीसरा यह जो रोटेशन है ये रोटेशन का मोशन का टाइप क्या होता है, किस तरह का मोशन होता है। पहला हम लोग देखें टॉर्क ऑफ द मैग्नेट। टॉर्क ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट का टॉर्क क्या होगा? तो टॉर्क का वैल्यू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां दो फोर्स है F1 और F2, दोनों फोर्स का वैल्यू बराबर है, तो फोर्स का वैल्यू बराबर है mb लिख दीजिए, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा? एस हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया NS। NS नहीं कहिए, कुछ नाम दे दीजिए, इसको हम लोग नाम दे दें, कुछ A दे दें, तो NA। जरा इस फिगर में देखें, यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, मतलब इस ट्रेंगल में ANS में, इन ट्रेंगल ANS में यदि हम लोग देखें साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो गया AN बाय हाइपोटेनियस हो गया SN। AN को AN कहिए चाहे NA कहिए, SN हो गया इसका लेंथ, तो NA का वैल्यू हो गया 12 साइन थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू हो गया MB, NA का वैल्यू हम लोग लिख दें 12 साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू हो गया M इंटू 12 इंटू B साइन थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू हो गया MB साइन थीटा, जहां M इक्वल टू हो गया M इंटू 12। तो टॉर्क का वैल्यू हो जाता है MB साइन थीटा, हो गया टॉर्क का वैल्यू। ये टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम वेक्टर के टर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? वेक्टर के टर्म में हम लोग लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू M क्रॉस B। मतलब टॉर्क क्या है? तो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क के बराबर होता है। कोई मैग्नेट को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा,
और उस टॉर्क का वैल्यू होगा मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का बराबर होगा मतलब इसका टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया mv sin थीटा और इसका डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेट के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन दोनों के परपेंडिकुलर, एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड नॉर्मल, क्लॉकवाइज तो डाउनवर्ड नॉर्मल, इनवर्ड नॉर्मल हो जाएगा। अब जरा कुछ केस देख ले। केस 1, if थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 180, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम मैग्नेट को रखें, साउथ पोल नॉर्थ पोल इस तरह रखें, चाहे मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह रखें, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, तो मैग्नेटिक लेंथ इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर, थीटा हो गया 0। मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक लेंथ इधर हो गया, तो यहां थीटा हो गया 180 हो गया। तो थीटा चाहे 0 हो चाहे थीटा 180 हो, तो साइन थीटा 0 साइन 180 0। तो टॉर्क का वैल्यू हो गया mb sin 0 0 या mb sin 180 0। दोनों ही केस में टॉर्क का वैल्यू 0। तो टॉर्क का वैल्यू 0 मतलब नो रोटेशन, कोई रोटेशन नहीं हो। टॉर्क 0 मतलब ये वैल्यू हो गया मिनिमम हो गया। मतलब यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेट को रखें, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखिए चाहे मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल रखिए, दोनों केस में टॉर्क का वैल्यू 0। टॉर्क का वैल्यू 0 मतलब टॉर्क मिनिमम हो गया, और जब मिनिमम हो गया मतलब टॉर्क नहीं लगेगा तो कोई रोटेशन नहीं होगा। केस 2, इफ थीटा इक्वल टू 90, मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेट को हम इस तरह रखें, साउथ पोल नॉर्थ पोल इधर रखें, तो ये थीटा हो गया 90। तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा mb sin 90, sin 90 हो गया 1, तो टॉर्क का वैल्यू हो गया mb, ये मैक्सिमम टॉर्क होता है। तो टॉर्क मैक्सिमम तो रोटेशन भी मैक्सिमम। तो ये हो गया यदि कोई मैग्नेट को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क का वैल्यू, टॉर्क लगता है रोटेशन होता है, टॉर्क का वैल्यू हम निकाल लिए। अब जरा हम लोग देखें कि यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेट को रखेंगे, रोटेशन होगा, तो उसका एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। पहले हम लोग देखें एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल,
सेकेंड आ जाइए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम कोई मैग्नेट को रखें तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? क्या होगा? फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा। ये थीटा है। टॉर्क का वैल्यू mb sin थीटा। यहां मैग्नेटिक मोमेंट तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, लेकिन थीटा यहां वेरिएबल क्वांटिटी है। तो थीटा वेरिएबल क्वांटिटी है, मतलब टॉर्क क्या हो गया? वेरिएबल क्वांटिटी होगी। जब टॉर्क वेरिएबल है तो यहां जो एनर्जी जो होगा, यहां जो वर्क होगा, यहां जो रोटेशन होगा, वो कैलकुलस मेथड से निकलेगा। तो नाउ स्मॉल वर्क डन का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। स्मॉल वर्क डन बाय टॉर्क, टॉर्क के द्वारा स्मॉल वर्क डन, dw वर्क डन का टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डी थीटा। हम लोग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लें, डी थीटा। टॉर्क का वैल्यू हो गया mb sin थीटा इंटू डी थीटा। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा। इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर दें, mb sin थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट कर दीजिए। हाँ, लोअर लिमिट अभी हम लोग देखें, जब थीटा का वैल्यू 0 है तो टॉर्क है ही नहीं। टॉर्क कब लगता है? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तब। इसका मतलब हम लोग का लोअर लिमिट कितना होगा? 90 डिग्री। अपर लिमिट कहां पर ले जाना है? थीटा पर ले जाना है। तो हमको लोअर लिमिट हो गया 90 और अपर लिमिट हो गया थीटा हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना है। वर्क डन का वैल्यू mb बाहर निकल गया और ये हो गया साइन थीटा का इंटीग्रेशन, 90 से थीटा हो गया। mb साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, 90 से थीटा। ये हो गया mb, माइनस बाहर कर दें, कॉस थीटा 90 से थीटा, माइनस mb, अपर लिमिट कॉस थीटा, लोअर लिमिट कॉस 90, माइनस mb कॉस थीटा, कॉस 90 हो गया 0। तो वर्क डन का वैल्यू हो गया mb कॉस थीटा माइनस। यही जो वर्क डन है मैग्नेट में कहता है कि एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दिस वर्क डन इज stored in magnet as energy which is called potential energy
ऑफ मैग्नेट। यही जो वर्क डन है एनर्जी के रूप में मैग्नेट में स्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया माइनस एम बी कॉस थीटा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी तो है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यहां मैग्नेटिक मोमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको वेक्टर के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लिखा जा सकता है माइनस एम डॉट बी। एम डॉट बी मतलब हो गया एम बी कॉस थीटा, माइनस साइन रहेगा। तो कह सकते हैं मैग्नेट का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यदि कोई मैग्नेट को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट और उस मैग्नेटिक फील्ड दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, स्केलर प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। इसमें भी हम लोग कुछ केस ले लें। केस 1, इफ थीटा इक्वल टू 0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम कोई मैग्नेट को रखें। मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो थीटा हो गया 0 हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस 0, कॉस 0 1 माइनस एम बी। ए पोटेंशियल एनर्जी है, मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। स्टेबिलिटी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। केस 2, थीटा इक्वल टू 180, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट को रखें। इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया उल्टा डायरेक्शन में। यहां थीटा हो गया 180 हो गया। जब थीटा 180 हो गया तब देखिए तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस एम बी कॉस 180, माइनस एम बी कॉस 180 माइनस 1, ये हो गया एम बी। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, स्टेबिलिटी मिनिमम। स्टेबिलिटी मिनिमम, इसको हम लोग कहते हैं ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये स्टेबिलिटी मैक्सिमम
मतलब ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब एंटी पैरेलल हो गया तो स्टेबिलिटी मिनिमम का मतलब हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। थीटा इक्वल टू 90 भी देख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, यदि मैग्नेट को इस तरह रखेंगे तो थीटा हो गया 90, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mb cos 90, cos 90 जीरो। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है जीरो हो जाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में मैग्नेट रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो गया जीरो हो गया। तो ये तो हो गया यदि कोई मैग्नेट को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका टॉर्क का वैल्यू क्या होता है और उसका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यदि मैग्नेट को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसका रोटेशन तो होगा। वो रोटेशन किस तरह का होता है, किस तरह का रोटेशन होगा, लीनियर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा, किस तरह का रोटेशन होगा, ये आपको देखना है।